सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं पहले मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ PTI की ज़रताज गुल साहिबा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद, अमीरुल अजीम साहब जमात इस्लामी के रहनुमा, जनाब रमेश कुमार साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग काफ के अजमल वजीर खान भी हमारे साथ हैं। आज नाज़रीन ज़ाहिर है हम एक आफ्टर मैथ पे बात करेंगे, जो जलसे की आफ्टर मैथ है। कल जो जलसा हुआ, परसेप्शन यही है कि एक कामयाब जलसा था कहा जा रहा है, हालांकि कन्फ्लिक्टिंग आ रहे हैं क्लेम्स दोनों तरफ से, मगर इंडिपेंडेंट मीडिया ने आज उसे टेंस ऑफ थाउजेंड्स में लिखा है, इसे जिस तरह भी कोई इंटरप्रेट करे, मगर तासुर एक यही गया। इवन बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि कामयाब जलसा गलत टाइम पर हुआ, ये उनकी राय है। मगर अब सवाल ये है कि कौन से सवाल दोबारा से उठ गए हैं। जो वाकयात या जो हालात हमें ऐसे लगता था कि ठंडे पड़ गए हैं, वो फिर से क्या मियाँ साहब को एक बार फिर अब इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरीके से एक डेडलाइन दे दी है और आइंदा का एक लाए अमल, जिसके बारे में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी मखदूम साहब ने बता दिया था, अब जो डेडलाइन है वो क्या मामला है, क्या सिलसिला होगा, और क्या इस्लामाबाद को जो शट डाउन करने की बातें हो रही हैं वो क्या है। मगर इस जलसे में कुछ नई बातें भी सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि कुछ जो बयानात थे पनामा लीक्स के हवाले से, मियाँ साहब के, उनकी फैमिली के लोगों के, जो टीवी पे बात करते रहे, तो इमरान खान ने एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में इस दफ़ा जलसे में लोगों के सामने इस केस को पेश किया, जिसके बारे में एक बड़ी राय ये भी है कि बड़ा इफेक्टिव था उनका। फिर ये भी कहा गया कि उनकी इस दफ़ा तकरीर बड़ी एक तैयारी के साथ उन्होंने तकरीर की थी। ये सारे इश्यूज हैं, मगर मामला फिर यही, कल का दिन तो आके गुजर गया, मगर मुहर्रम के बाद डेडलाइन आनी है, इस पर हम बात करेंगे। और ये जितना भी क्राउड था, ये लाखों में था जैसे PTI वाले कह रहे हैं, हज़ारों में था, या जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब एक मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमेशा अपना एस्टीमेट देते हैं, मगर ये लोग अगर कल इस्लामाबाद चले जाते हैं और इतनी तादाद में भी पहुंच जाते हैं तो यकीनन एक इशू बन जाएगा। तो फिर वही इशू सामने आ गए। इसके साथ हम कुछ खबरें और भी जोड़ेंगे। एक नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम आ रही है, ये क्या सिलसिला है? 4-5 आ चुकी हैं स्कीम्स, फिर बार बार ये स्कीमें क्यों आती हैं, और उस पर काले धन को, इसके अलावा हम बात मोटरवे की कल थोड़ी सी बात की, रहन रख के हम कर्जा लेंगे और पिछला कर्जा जो है उससे अदा किया जाएगा, एक आध और खबर भी। मगर मैं बात का आगाज़ करता हूँ मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। आपका दिन था और अब आपने ये इंदिया दिया है, अब उन्होंने कहा है शट डाउन कर देंगे। शट डाउन से आपकी क्या मुराद है? एक नया धरना होगा और वहाँ आप बैठे रहेंगे, क्या आप करने का इरादा रखती हैं या आपकी पार्टी? मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा। थैंक यू सईद साहब। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी PTI के टाइगर्स और टाइग्रेसेस और जितने भी हमारे PTI के कारकुन जो इंटीरियर पंजाब से लेकर सिंध से और सिंध से लेकर फाटा से और बलोचिस्तान से, साउथ पंजाब से, जितने भी लोगों ने अपने घरेलू मसरूफियात छोड़ के, और वो कौम जो कि 60% से ज़्यादा बिलो द पावर्टी लेवल रह रहे हैं, 2 वक्त की रोटी को भी तरसते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि कौम अब इस बात पे मुतफिक हो चुकी है कि हमारी जो पार्टी ने एक एंटी करप्शन मार्च स्टार्ट किया था, 0 टॉलरेंस है हमारी करप्शन के लिए, तो उस पे कल जो है एक पैगाम तो हम PTI ने दिया है, जो कि आपने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि इमरान खान साहब ने जो भी बात की वो बिल्कुल टू द पॉइंट, और बाकायदा प्रोजेक्टर पे अवाम को बताया है कि कौन सी स्टेटमेंट PMLN ये तो बात आ गई। अब आप ये बताएं आप करने क्या जा रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक पैगाम हमने दिया, दूसरा पैगाम जो है वो कल पब्लिक ने दिया कि पब्लिक जो है वो सब रेडी है। पब्लिक जो है जब भी इमरान खान कॉल करेंगे, जब वो लॉकडाउन का कहेंगे, बिसाइड दैट पॉइंट, उस पॉइंट को जरूर आप याद रखें कि हमने उनसे ये कहा कि अभी हम हुकूमत के खिलाफ कोई जलसा नहीं करेंगे, हम हुकूमत को टाइम दे रहे हैं मुहर्रम का कि वो उसमें अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दे, जो कि वैसे लगता तो नहीं, क्योंकि जारी बात है कि PMLN तो करना है, मगर फिर आपने क्या करना है? नहीं, वो देखिए PMLN एक्चुअली साबित यही करना चाह रही है कि वो एहतसाब से भाग रही है और वो बेसिकली अबव द लॉ है, वो रॉयल्टी है, उनका एहतसाब हो नहीं सकता है। तो इन द एंड जो अपोजिशन होती है और जो पब्लिक होती है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो एक्सरसाइज करती है। हम लोगों ने जल्द से जुलूस शुरू किए हैं, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आगे हमने क्लियर एंड कट कर दिया है कि अगर एहतसाब के लिए PMLN और उनकी फैमिली या ये गवर्नमेंट जो है अपने आप को पेश नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास सारे ऑप्शंस ठीक। आपकी बात आ गई। रमेश कुमार साहब, आप मुस्लिम लीग नून के लॉ मेकर हैं। हुजूर, ये तो अब सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है और इस्लामाबाद की तरफ इसका दोबारा रुख हो गया है। और इस्लामाबाद में अगर इस तरह का बनता है, इतने लोग भी आ जाते हैं, जितने लोग आपने कम समझे ये ज्यादा समझे, तो एक लॉ एंड ऑर्डर तो बन जाएगा। तो क्यों नहीं आप, वैसे भी आपके साफ सुथरे पैसे हैं जिस तरह आप बयान फरमाते हैं, तो इसमें लोगों को एतमाद में ले लें रमेश साहब, ताकि कौम जो होस्टेज हुई है वो अपने किसी और काम पे, धंधे पे लग सके। जनाब रमेश कुमार साहब। सईद काजी साहब, पहले तो मैं मजम्मत करूंगा कि कल जलसे के अंदर
दो चीज़ें फिर दोबारा हुई। पहली बात तो ये कि जो हमारी बहन बैठी है, मगर औरतों के साथ जो फिर कल दोबारा जो सलूक हुआ और जो देखा, जहाँ पे लीडर जहांगीर तरीन साहब खड़े भी थे, उनके सामने हुआ, मगर वो भी बेबस थे। एक तो उस चीज की मदद करूंगा, दूसरी चीज ये कि हमेशा मैं बात कर लूं फिर आप मैं बात कर लूं फिर आप भली अपनी जी ठीक है, ठीक है, मैं बात कर लूं फिर आप भली बात कर लेना। ये नहीं, ये स्टाइल रखेंगी तो फिर आप बात नहीं कर पाएंगी। अच्छा, ये तो हो गया, चले फिर जब आप बात करेंगी फिर आप बात नहीं कर पाए। नहीं, अब आप इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं या सईद काजी साहब, जो अब्यूज लैंग्वेज, जो सईद काजी साहब ऐसे नहीं जी बोले, या मैं बात कंप्लीट कर लूं फिर आप मुकम्मल करें। पहली चीज ये कि जो अब्यूज लैंग्वेज यूज की गई प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से, एक चीफ मिनिस्टर जिस तरीके की बात कर रहे थे, क्या ये लैंग्वेज थी यूज करने की जिस तरीके की बात की गई? एक महज़ब मुआशरे के अंदर जहां पे आदमी रहता है वहां पे हर चीज का एक बात करने का स्टाइल होता है, मगर ये स्टाइल महज़ब मुआशरे का नहीं है। अगर लीडर और चीफ मिनिस्टर बैठ के अगर ऐसी लैंग्वेजें यूज करें, चाहे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, चाहे मैडम मरियम के हवाले से, जिस तरीके का मैं नहीं समझता हूं अच्छा, आप ख्वाजा आसिफ साहब को भी कंडेम करते हैं या इस लैंग्वेज से कोई फर्क पड़ता है? दूसरी चीज मुझे ये बताएं कि इन्होंने धरना तो पहले भी दिया, धरने के बाद इनको दोबारा उसी जुडिशरी या उसी पार्लियामेंट के थ्रू उसी जुडिशरी के पास जाना पड़ा जब धांधली का इन्होंने इल्जाम लगाया। आज भी अगर ये कर रहे हैं तो दोबारा इनको या पार्लियामेंट का सहारा लेना पड़ेगा, या सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, या इलेक्शन कमीशन का सहारा लेना पड़ेगा। जब इनको पता है कि इन्हीं चीजों के थ्रू गुजरना है तो ये क्यों ऐसे प्रेशर डाल के आप FIA को या नैब को क्यों नहीं कहते? रमेश भाई आपसे ही सवाल है, आप बोलते रहिएगा। आपको ज्यादा टाइम इसलिए दूंगा कि आपके चार तरफ से सवालात आएंगे। आप कितने आपके इदारे मौजूद हैं? अब अगर मेरे ऊपर पर्चा होना है तो पहले मैं TORs बनाऊंगा। आपके यहाँ जो इदारे हैं उनको अलाउ कर दें कि जाएं, उनको मैंडेट दें, जिस तरह TORs में कहा था, उन मुल्कों में जाएं और निकाल के दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। रमेश भाई, पहली चीज सईद काजी साहब, पहली चीज ये कि नैब और FIA में अगर कोई भी रेफरेंस आता है तो उसको बिल्कुल देखती है। अगर इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस आता है वो भी देखती है। वो तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इनकार कर गए, वो भी देखती है। मगर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लेके गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए, जब उनके ऊपर ऐतराज हुआ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को असेंबली में आके बुरा भला कहा, एडमिट हो गया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि भाई इसको, तो मैं उस चीजों को इलेक्शन कमीशन ने, जब इलेक्शन कमीशन में हमारे खिलाफ गए तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन सुनती नहीं है। मगर जब इनका अपना रेफरेंस आया तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिडिक्शन नहीं है। बात अच्छा, आप बताएं आप करने क्या जा रहे हैं? सर मैं आगे बात बढ़ाऊं, रमेश भाई आगे बात बढ़ाऊं। हम ये कहना चाह रहे हैं, हमने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, पहले हमने एक्स जुडिशरी को खत लिखा, हाजिर जुडिशरी को खत लिखा, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई कि हम कानून बनाएं। कानून में हमने एक बैलेंस, जो हमारी पहले बने हुए हैं, हमने एक बैलेंस ऑपोजिशन को मौका दिया। ठीक है, वो भी उन्होंने, रमेश भाई मैं आपको मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं, के तहत मैं आपको सारे शिकंजे में आ जाएंगे। ठीक है, आज शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं, आज शाह महमूद कुरैशी साहब कहता है कि हम करप्शन के खिलाफ जाते हैं। आज अब करप्शन के मास्टर्स जिसको आप कहते थे, पीपुल्स पार्टी को, जिसके खिलाफ आप रैलियां निकालते थे सिंध में, आज उसको आप बुला रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे और हम मियां साहब के साथ। आपकी बात आ गई रमेश भाई, आपकी बात आ गई। मैंने आपको लाइन शेयर दिया है, आपको ज्यादा टाइम दिया, आइंदा भी ज्यादा टाइम दूंगा क्योंकि सवालात आएंगे। मगर अजमल वजीर खान साहब, आप PMLQ से हैं, आप पहले आते जाते रहते हैं अपोजिशन के साथ। पहले तो आप ये बताएं कि ये आपको लगता है कि हम फिर एक बहरान की तरफ जा रहे हैं? और साथ में आखिर में यह भी बता दीजिएगा कि आपकी पार्टी का क्या इंदिया है? आप फेंस पे बैठ के ये सिलसिला देखेंगे या अब इमरान खान ने बाकी सारी अपोजिशन को अमली तौर पे खत्म कर दिया है? जनाब अजमल वजीर खान साहब। देखिए काजी साहब, पहली बात तो यह है कि कल इमरान खान ने जलसा किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं और शक नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया और मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जो कल पॉइंट उठाए या जो उनके लोगों ने कल वहां पे जो जिधर से भी आए थे, सारे पाकिस्तान से लोग आए थे, तो कोई जात के लिए नहीं आता। अगर करप्शन के खिलाफ आए हुए थे तो ये तो हकीकत है और इसमें कोई दूसरी शक ही नहीं है कि आप बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये कि यहाँ पे गरीब लोगों को
सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है और हमारे हुक्मरानों और एलीट क्लब को अपनी दौलत छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। तो उसके लिए निकले हुए हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और एज ए पाकिस्तानी अप्रिशिएट करना चाहिए। बेशक मैं ये मानता हूं कि हम इस जलसे में उनके साथ शरीक नहीं थे, हमारी मीटिंग भी हुई थी, लेकिन ये उनका जलसा था। इंशाअल्लाह ताला आगे हम शमूलियत करेंगे। मुझे इस पे तकरीबन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूं क्योंकि पहले चौधरी शुजात साहब से ने ये कहा था कि हम किसी के घर की तरफ नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से रायवेंचो के घर का मसला था। इस वजह से हालांकि इमरान खान के साथ जहांगीर तरीन साहब के घर हमारी मीटिंग हुई थी और सारी बातें हमने डिस्कस किए हुए थे। ये कुछ लोगों को गलत फहमी फैला रहे हैं कि जी हमारे राब्ते नहीं, हमारे राब्ते भी है और इंशाल्लाह जो अब इसके बाद वाला जो राउंड होगा उसमें हम आपस में डिस्कस भी करेंगे और आगे इंशाल्लाह इसकी तरफ हम जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आपने काजी साहब कहा कि यहां पे एहतसाब, मेरे भाई ने कहा कि जी लीडरशिप के खिलाफ। भाई साहब आपके लीडर है या डीलर है? आपने तो डीलर है, आप तो हर चीज पे डील करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को साथ मिलाकर उनके साथ डील कर लेते हैं और आगे चले की काम करते हैं। आप मुझे बताएं कि जितने यहाँ पे जिस इदारे की आप बात करें वो तो सारे इत्तेफाक सिविल सर्विस ग्रुप के लोग इन्होंने बैठाए हुए पूरे पाकिस्तान में। आप देखें और पूरे आपकी वफाकी ब्यूरोक्रेसी में देखें, वो इनका एहतसाब कैसे करेगी? मुझे जरा बताएं आज से किसी का एहतसाब हुआ है? और अगर अपोजिशन में भी कोई है बशमूल मेरी जुमात के, तो एहतसाब आपने करना है भाई साहब। इदारे आपके अंडर में, आप करें पकड़े ना आप खुद कर रहे हो ना अपना करने दे रहे हो, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा ना। और नहीं इस तरह ये हम इस तरह चीजें चलेंगी, इस तरह चीजें नहीं चलेंगी। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। सईद काजी साहब सईद काजी साहब अजमल वजीर साहब की 5 साल अजमल वजीर साहब जो हुकूमत में थे 2008 से 2002 से 2003 से 2008 तक, फिर 2008 से 2013 तक पीपुल्स पार्टी थी। उस टाइम पे इनको इदारे याद नहीं आए, उस टाइम पे मैं आपको टाइम दूंगा, अगर कोई भी हमारे खिलाफ प्रूफ होता तो उस टाइम रमेश कुमार साहब मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपनी अपनी बारी पे सब बोले। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। चौधरी शुजात हुसैन साहब को भी ये कहना है और ये बात ठीक है, किसी के घर तक नहीं जो है वो इस तरह को उसके वायलेंस का कोई थ्रेट भी नहीं होना चाहिए, मगर सवाल फिर उठता है जो अमीर उल अजीम साहब की तरफ छोड़ के जा रहा हूं, नहीं जाना चाहिए, मगर हमारे घरों के लिए दरवाजे, हमारे घरों के दरवाजे भूख के लिए क्यों खुले हैं, बीमारी के लिए क्यों खुले हैं, क्यों जिल्लत जो है मुकद्दर 80% लोगों का, आप सियासतदान भी हैं हमारे, बड़े मंशूर भी लेके आते हैं, ये सवाल उठाएंगे। और फिर एक सवाल और जो अजमल वजीर खान साहब ने उठाया वो भी पूछूंगा, क्यों है मिसट्रस्ट तमाम इदारों पर? इमरान खान खुलम खुला कह चुके हैं, अजमल वजीर खान साहब यही बात कर रहे हैं कि आपके होते हुए इंसाफ नहीं हो सकता। किसने इन इदारों को इतना बांझ कर दिया है मुबैना तौर पर? बात जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जनाब अमीरुल अजीम साहब, सिर्फ इमरान खान ही नहीं, अब जिस तरह से और पार्टीज के लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, वो इस तरीके से क्यों नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं अपने इदारों पर, क्यों उन्हें एतमाद नहीं है? और जिस तरह अभी अजमल वजीर खान साहब ने भी कहा, क्या ये स्टेट आप कैसे देखते हैं? क्या ये हक बजानब है ये शिकायत करने में इमरान खान साहब या जो अजमल वजीर खान साहब ने कहा है कि इन इदारों पर एतमाद नहीं? मेरा ख्याल है इमरान खान नहीं, आप इस मुल्क के किसी बच्चे, किसी बूढ़े, किसी बुजुर्ग को बाहर से बुला के पूछ लें तो इदारों पे किसी को एतमाद नहीं। ऐसा क्यों है? हत्ता ये है कि मुस्लिम लीग नून के वोटर को भी बुला के पूछ ले तो वो बताएगा कि जी इन इदारों पे कोई एतमाद नहीं है। लोग देखते हैं अदालतों में क्या कुछ हो रहा है, 20-20, 25-25 बरस जो है वो एक फैसला नहीं हो पाता और उसके बाद फिर आगे उनकी जो है वो तारीखें और फिर उसके बाद आगे उसको चैलेंज किया जाता है। फिर इसी तरह से जनाब आप देखेंगे वापडा के साथ और रेलवे के साथ हर जगह पे आप देखेंगे तो आपको यही महसूस होगा कि हमारे यहाँ इदारे जो है वो गैर मौसर हुए हैं। और खास तौर पे जो करप्शन वाला मामला है उसमें तो आज तक किसी हुकूमती अहलकार को पकड़ा ही नहीं गया। बहुत पकौड़े वाले, समोसे वाले उसको आप पकड़ लेंगे, लेकिन जो अरबों रुपए की करप्शन करने वाले लोग हैं उनको वीआईपी जो है वो ट्रीटमेंट मिलता है। यही वजह है कि आप देखें कि अगर इमरान खान ने लाहौर के लोगों को पुकारा है तो बड़ी तादाद में लोग गए हैं। आप इसे कामयाब समझते हैं? मैं बिल्कुल कामयाब समझता हूं। हमने फैसलाबाद के अंदर कल जलसा किया है और बड़ा और वो बड़ा जबरदस्त और कामयाब एक शहर का जलसा हुआ, हमने बाहर से लोगों को नहीं बुलाया।
हमने किसी को ट्रांसपोर्ट फराहम नहीं की, लेकिन एक जोरदार जलसा अपनी जगह पर मौजूद था। तो ये कैंपेन चलेगी आपकी? ये यकीनन चलेगी। और मैं ये कहता हूं कि जो ये लोग कहते हैं कि जी आप अड्डा प्लाट क्यों गए, रायविंड क्यों गए, ये आप जरा ये फुटेज आज जो चल रही है यहाँ पे जो डीएसपी को भी मारा, ये क्यों आपने ये मैं उसकी तरफ आता हूं, लेकिन मैं इस बात का जवाब दूं क्योंकि आपने वक्फे से पहले ये कहा कि जनाब घरों में और इलाकों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। खुद मतलब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब जो है अपने दौर के अंदर जब ये ऑपोजिशन के अंदर थे तो फारूक लगारी के खिलाफ जो है वो चोटी जिरी चले गए थे, लाहौर से जुलूस बनाया और वहां पर जाकर उसके खिलाफ मुजाहरा किया। अब जिस तरह की लैंग्वेज आप अपने जलसों में करते हैं, टॉक शोज के अंदर इनकी पार्टी के लोग करते हैं, तो दूसरों के बारे में आप जो है वो बड़ी फसीहत बनानी शुरू कर देते हैं। एक बात तो बताएं, आप मुझे बताइए, आपने जो मुझे एक अचानक एक बात याद आ गई कि जब जो शेख रशीद साहब थे वो हुआ करते थे मुस्लिम लीग नून के साथ, तो बेनजीर के हवाले से जो उनकी जुबान थी, आजकल तो वो खैर बिल्कुल लगता है उनकी जोन बदल गई। जुबान तो हमेशा उनकी यही रही है, जब तक वो बेनजीर के खिलाफ होते थे तो नवाज शरीफ साहब उसको बहुत मतलब लाइक करते थे, पसंद करते थे। अब जुबान अब अगर वो नवाज शरीफ के खिलाफ होनी शुरू हो गई है तो वो कहते हैं ये अखलाक से गिरी हुई बात है। बातें तो हमेशा हर आदमी अपनी शख्सियत के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक करता रहा है। वो अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छे हैं, अगर वो किसी दूसरे के पास हैं तो वो अखलाक से गिरे हुए हैं। ये भी बता दीजिए कि कल आपके यहाँ किस हरकतुल मुजाहिदीन या क्या क्या नाम आ रहे थे लोगों के? देखिए कोई ऐसी बात नहीं थी। फैसलाबाद के अंदर इंतजामिया ये कह रही थी कि आप जलसा मत करें, और हमने जो है वो वहां पर धोबी घाट का मुतालबा किया था कि जो शहर का सबसे बड़ा जलसा गाह है, और वो इन्होंने नहीं दी। और आखिर तक ये कहते रहे कि हम यहां पर जलसा नहीं होने देंगे, और हमने फिर अनाउंस कर दिया कि हम चिन्योट बाजार के अंदर जलसा करेंगे। यहां पर भी इंतजामिया ने मुश्किल पैदा की। हमने बहरहाल जलसा जब कर दिया, अब आप देखिए कि सारे कैमरे मौजूद हैं, पूरा नेशनल मीडिया वहां पर मौजूद है। स्टेज के ऊपर जो है वो 4 सिपाही आ जाते हैं और लोगों को खड़ा करके कहते हैं आप तलाशी दें। ये है, जरा आप देखें तो सही। ये हुकूमत को, वजीर आला को, वजीर आजम को इसका नोटिस लेना चाहिए। एक सेनेटर सिराजुल हक वहां पर मौजूद है, और जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है कि अगर हमने असला इस्तेमाल करना हो तो कोई हमें रोक नहीं सकता। हम इन सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम अपने मुल्क में ये कभी काम नहीं करेंगे। हमने कभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ा, और आप स्टेज के ऊपर आकर जो है वो डीएसपी और 4 वर्दी लोगों को कह के जी आप खड़े, और आपकी भाई अगर कोई लहरा रहा है तो कैमरा दिखाएगा और आप बाद में उसको पकड़ लें। और जब लोग आ रहे हैं, मेरी तलाशी हुई है वहां पर, वॉक थ्रू गेट पुलिस ने, इंतजामिया ने लगाए हुए थे। इसके बावजूद आप सारी फुटेज निकाल के देखें, कोई आदमी मुसल्ला नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब आप वहां पर स्टेज पे आकर तलाशी के लिए जब लोगों को उठाना शुरू करने तो जाहिर है कि हंगामा तो मचेगा। लेकिन बहरहाल अब उनका वर्जन नहीं आया, लेकिन एक है नहीं, वर्जन क्यों नहीं आया? देखिए वर्जन तो जो है वो आ रहा है। अच्छा चले रमेश साहब, आपको इससे पहले कि मैं जाऊं जरताज साहब वर्जन इसके ऊपर, जी जल्दी से दे दे ताकि मैं जरताज साहब को मैं इसके ऊपर वर्जन देना चाहता हूं। हाँ जी सईद काजी साहब, पहली चीज ये कि मॉडल टाउन के वाक़े के बाद सारी इंतजामिया, जब भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो केयरफुल है। दूसरी चीज ये कि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस या रेंजर्स जो भी आती है उनके साथ तावन, हमारे मुआशरे के अंदर सबर नहीं है। हम यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जब चेक पोस्ट से गुजरते हैं, तो आपने मारे थे बंदे, आपके पुलिस ने मारे थे। मसला तो ये है कि आप ये बताएं कि स्टेज के ऊपर धावा क्यों बोला है। आप ये बताएं में क्या आपने फैसलाबाद के अंदर धावा क्यों बोला? बात सिंपल में ये है कि सिर्फ स्टेज की बात नहीं है, स्टेज की बात नहीं है। अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन है स्टेज के ऊपर, वो आते भी हैं, इंतजामिया से पूछते हैं, तो आपका काम है वो आपकी तरफ उसको नहीं। दूसरी चीज जो इदारों की बात की गई है, देखें इदारे नैब हो, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो इदारे हैं वो मैं जवाब देता हूं। और भाई सुप्रीम कोर्ट के बयान पढ़ लो नैब के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट हर रोज नैब की जो क्लास ले रही है वही काफी है। कौन मना करता है? मैं कहता हूं कौन मना करता है कि आप असेंबली में बैठ के, असेंबली में बैठ के आप इसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ कानून साजी करें, आपको मना नहीं करते। मगर आप इस तरीके से इल्जाम लगाएं इन इदारों के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे, गवर्नमेंट के इदारे नहीं है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि पानामा लीक्स के ऊपर खुद वजीर आजम ने 3 दफा खिताब किया और कहा कि मैं अपने आप को पेश करता हूं, और उसके बाद अपने आप को पेश नहीं किया। फिर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को रजू किया, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने से हुकूमत को खत लिखा हुआ है
कि आप बताएं कि आपने किस रेफरेंस पे हमारे साथ जो है वो मुतालबा और इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं रमेश भाई आपका जवाब लूंगा, आपने नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि बाकी लोगों का टाइम जाया ना। जरताज, आपने पिछली दफा जब मैं आपसे सवाल कर रहा था, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं नाज़रीन, अब 2 सवाल छोड़े जा रहा हूं, एक रमेश भाई के लिए और एक जरताज गुल साहिबा के लिए, कि अब हमें ये ब्लैक एंड व्हाइट में कौम को बताएंगे कि ये क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि ये एक बात तो तय है कि अगर ये समझते हैं कि सवेरे कोई एतराफ़ गुनाह करके गिरफ्तारी पेश कर देगा तो अपनी तो ये ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और फिर जब मैं वापस आऊँगा तो रमेश कुमार साहब से पूछूंगा, ये जो ब्लैक मनी की एमनेस्टी की स्कीम्स आपके यहाँ इतनी क्यों पॉपुलर है? तीसरी चौथी आने वाली है दोबारा, अब पता चला है 75% पैसा वाइट होगा, काला धन जो घूम रहा है प्रॉपर्टी मार्केट में। 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूं जरताज गुल साहब के लिए और रमेश कुमार साहब के लिए। हमारे साथ रहिए, आ रहे हैं वापस। वेलकम बैक जी जरताज गुल साहब, और एक सवाल तो आपके लिए जनाब रमेश कुमार साहब ने भी छोड़ा था, ये एतराज़ भी आता है आप पे, पहले तो उस पर बात कर लें और फिर आगे बात बढ़ाते हैं। जो उस वक्त रमेश साहब ने बात की थी ना सईद का साहब, वो असल में कल ऐसे हुआ था कि मैं कल यहीं पर चैनल 24 से ही एक्चुअली मैं गई थी टॉक शो से, तो मैं चूंकि लेट हो गई, तो जब मैं एंट्रेंस पे थी तो वो खातून मैं ही थी, तो जारी बात है जब लेट आप जाते हैं स्टेज के ऊपर तो इतना ज्यादा पीछे से रश हो जाता है कि उसमें जरूर इंसान को धक्का पड़ जाता है। हमारे जो टाइगर्स हैं और जो टाइगरेसेस हैं वो इंतहाई सोबर हैं, बल्कि उल्टा खवातीन को प्रोटेक्शन देते हैं। जब मैं वापस स्टेज से आ रही थी तो मुझे बाकायदा मेरी गाड़ी तक हाथों की जंजीर बनाकर ले गए थे। लिहाजा ये बिल्कुल एक वो मीडिया ग्रुप ने बिल्कुल गलत बात फैला दी थी कि खातून के साथ बदतमीजी हुई थी। मैं खुद उसको, क्योंकि मैं खुद चूंकि वो खातून थी तो मैं खुद इस बात को डिनाई कर रही हूँ कि वो चूंकि मैं लेट आवाज दी थी। दूसरी जो मैं आपको ये बात करना चाह रही हूँ ना, कि ये जो आप कह रहे हैं कि PMLN जो कह रहे हैं कि जी आप इदारों के पास जाए और जी वो आपको या सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए या आप नैब के पास जाए। मसला बात यह है कि ये सारे इदारे जिन्होंने बेसिकली करप्शन को खत्म करना था या बेसिकली उन्होंने करप्शन को पकड़ना था, ये तो जो इदारे हैं ये इस वक्त सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का या उस हाउस का इंतजार करते हैं कि वहां से कोई ऑर्डर आए, क्योंकि वो तो बेसिकली माजूर है। उनकी अपनी तो कोई, वो हमारे टैक्स के पैसों से बेशक मुराद लेते हैं, हमारे पैसे भी लेते हैं। अभी जो अब मेरे जो जमात इस्लामी की है वो है, उन्होंने कहा कि हमारे से पुलिस ने धावा बोल दिया। देखिए पुलिस इतनी पोलिटिसाइज पंजाब की हो चुकी है कि ये सिंध की पुलिस से भी आगे जा चुकी है। इसको बेसिकली PMLN की गवर्नमेंट जो है इसको टेररिस्ट विंग इस्तेमाल कर रही है। ये वही गुलाब भट्टों वाली है, जब जिस तरह इन्होंने इनके साथ मिलके इन्होंने उस पे यहाँ पे जो मॉडल टाउन था वहां पे लोगों को दिन दहाड़े 17 लोगों को गोलियां मार दी थी। तो लिहाजा किस इदारों की आप बात कर रहे हैं? वो इदारे जिन्होंने बेसिकली करप्शन को पकड़ना था, वो जो चोर और डाकू लुटेरे उनको बेसिकली सिर्फ पैसेज दे रहे। इंसाफ का ये हाल हो गया कि कोई मुझे कैसा शख्स बताए कि आप पुलिस के पास जाएं या आप किसी कोर्ट में जाएं तो आपको कोई जो है इंसाफ मिला हो। आप कोई मुझे आप PMLN की कारकर्दगी बता दे, एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक, हेल्थ से लेकर आप मुझे पब्लिक तक बता दे, मुझे कोई ऐसा रिफॉर्म बता दे। दूसरा ये कह रहे कि जी आप पार्लियामेंट के आ जाए, वो पार्लियामेंट जिसमें इतनी बिलो द बेल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, खवातीन की इंसल्ट होती है, उनको ट्रैक्टर ट्रॉलियां कहा जाता है, और दूसरी तरफ बिल वो पास किए जाते हैं कि पार्लियामेंटेरियन के और इनके जो पर्सनल सेक्रेटरीज हैं जो PM हाउस के लिए काम करके उनके 200% से ज्यादा की जो है वो तनख्वाहें बढ़ा दी जाए और आम आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। दूसरा अभी आप सॉरी सही साहब, अभी आप तीसरी बात पाएंगे, आपने कहा कि हर रोज क्यों गवर्नमेंट के बजट के होते हुए जब एक बजट पेश किया जाता है क्यों मैं सवाल लेके जाता हूं। मैं सिर्फ एक बात करती हूं, एमनेस्टी इंटरनेशनल स्कीम का आपने कहा जो कि फ्लॉप हो गई। बेसिकली बात यह कि चूंकि PMLN खुद जो है सारे चोर है, इनकी कैबिनेट में भी सारे चोर बैठे हुए, तो चोरों के लिए उन्होंने क्या कहते हैं कि आप इसके पास काला धन है इसको सफेद करें, तो लिहाजा इसको प्रोटेक्शन देने के लिए एमनेस्टी। मैं सवाल, अब आपने इतने सवाल कर दिए रमेश साहब, मैं सवाल जोड़ दूं और आप इनका भी जवाब दीजिएगा तफसील के साथ, मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक एमनेस्टी स्कीम और आ रही है और अब इसके बारे में नाम आ रहा है बाकायदा 2 PMLN के लॉ मेकर्स का, वजीरों का भी, कि जी उनके स्टेक्स हैं इस प्रॉपर्टी में। एक सवाल, दूसरा सवाल ये कि 70 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है इस क्वार्टर में आपकी, और तीसरा ये कि अब सड़कों को भी आप रहन रख रहे हैं, तो ये वो मईशत के मोजे कहां पे हैं? हमें तो यही लगता है कि हमारे ऊपर कर्ज का को हमाला डाल रहे हैं आप। इसका जवाब दे दीजिए रमेश कुमार साहब। मैं आपके हर पॉइंट का जवाब दूंगा। पहली चीज़ तो ये कि मैं और मजम्मत करता हूं कि हमारी बहन के साथ ज्यादती हुई, मगर इसकी ग्रेटनेस है कि ये कहती है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, मगर वो कैमरा में सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक खवातीन के एहतराम की बात की जाती है। खवातीन के सामने मेरे मज़हब में हम तो खवातीन बैठी रहती हैं, मुंह से फजीलत भरे अल्फाज यूज़ करते हैं, गालियाँ नहीं देते हैं। आप इदारों के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं, इसी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपका एतमाद होता है,
जब आपका टैक्स लॉ के अंदर जलसा करते हैं, आप उसके ऊपर एतमाद करके आप रेफरेंडम की बात करते हैं, मगर जब आप उधर हारते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। मगर फिर भी अगर इदारों के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है, चाहे नैब हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, जिस भी इदारे में, लॉ असेंबली क्यों बनी है, आपको असेंबली में दोबारा मौका क्यों दिया गया? आपको असेंबली में इस वजह से दिया गया कि अब 2018 की इलेक्शन हो, उसके अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी जो बनाई है उन सारी चीजों का रिफॉर्म करे। नैब के अंदर रिफॉर्म करना है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम लोग तैयार हैं। जब आप मियां साहब के खिलाफ, हमारे खिलाफ, जब आप सारी अपोजिशन के साथ मिलके एक मोमेंटम बना सकते हैं कि भाई सारी पार्टी को मिलाते हैं, जहां पे शेख रशीद के रिमार्क्स जो इमरान खान साहब के लिए थे वो आप भूल जाते हैं, या जो इमरान खान के रिमार्क्स जो पीपल पार्टी के खिलाफ थे वो आप भूल जाते हैं, वहां पे आप हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप नैब के लिए भी अगर रिफॉर्म चाहते हैं, आप इकट्ठे हो जाए, हम वहां पे भागने वाले नहीं है। दूसरी चीज, अब आप आ जाए इल्जाम के ऊपर। हमारी गवर्नमेंट, हमें पता है कि हमारे ऊपर बहुत इल्जाम लगते हैं, आज तक कोई बड़ा इल्जाम हमारे ऊपर साबित नहीं हुआ, आज तक कोई करप्शन का इल्जाम हमारे ऊपर नहीं लगा। अगर इल्जाम पहले ख्वाजा आसिफ लगाता था पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसने साबित भी किया था हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी इल्जाम बातों में जरूर होता है, मगर काजी कागज में साबित किया आपने पीपुल्स पार्टी पे बात की। अच्छा, ये बता दें, इल्जाम उन्होंने लगाए, ये बता दें, साबित करके दिखा। अच्छा रमेश भाई, वक्त कम है, मैंने अजमल वजीर साहब को बहुत कम टाइम दिया, मैंने उनकी तरफ जाना है। जिनको कहते थे कि सड़कों पर घसीटेंगे उन्हीं लोगों का एमनेस्टी स्कीम के ऊपर आ जाए। हाँ, ये बताएं, ये क्यों है एमनेस्टी स्कीम? आप इस चीज को एक रियलिस्टिक माने कि हमारे लोग यहाँ पे जो सिस्टम मुल्क के अंदर बना हुआ है, उस मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग टैक्स नेट से दूर है। इस मुल्क के अंदर आपका फेलियर है ना, हमने रेगुलाइज किया तो भी आपने देखा, अगर उस चीजों को रेगुलाइज करने के लिए हमने लोगों के लिए अवाम मुझे मैं चाहता हूं आप रमेश भाई हैं कि ये गवर्नमेंट के जो बंदे हैं वो फायदा लेना चाहते हैं। मैं इन चीजों से आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। खुद भी अजमल वजीर खान साहब रियलिस्टिक हो, अगर इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, आप रियलिस्टिक हो। ठीक है, आप रियलिस्टिक मान ली बात आपकी, रमेश भाई नहीं करें। अब बात ये अजमल वजीर खान साहब से पहले इवन एफबीआर है, एफबीआर को भी अगर आप ऑटोनोमस बॉडी बना के उसको आपकी बात आ गई, मैं चाहूंगा कि कोई भाई उनकी बात नहीं आई, वो हुकूमत का एक मंजर पेश कर रहे हैं, हुकूमत इसी तरह से चल रही है। अच्छा अजमल वजीर खान साहब जब पूछे, लेकिन आप इनसे पूछे रमेश से कि एफबीआर ने, एक सेकंड देखने से, एफबीआर ने केपीके में सबसे ज्यादा अपना हदफ क्यों पूरा किया, रेवेन्यू इकट्ठा करने का, पंजाब में क्यों फेलियर आया? मैं ये बात अजमल साहब आपने बहुत तारीफें की है, मुझे पता नहीं है केपीके के अंदर मेट्रो की आप शिकायत करती है, ट्रेनों की आप शिकायत करते हैं केपीके। रमेश भाई आपकी बात आ गई, ब्रेक की तरफ जाना है मुल्क के लिए। जी अजमल साहब ये कहते हैं हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, और रियलिस्टिक होने का मतलब ये है कि यहाँ पे एमनेस्टी स्कीम्स आएंगी, ये कौन सा रियलिज्म है, ये हमें समझा दें। और टैक्स का टारगेट जो है वो खौफनाक शॉर्टफॉल है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं। क्या ये अपोजिशन की वजह से है, आपकी वजह से आप हुकूमत को काम नहीं करने देते? अजमल वजीर खान साहब, काजी साहब, बात यह है कि सीधी सी बात है, वो कहते हैं ना कि जैंदे घर दाने उन्दे कमले भी सियाने। अब मुसीबत यह है कि इनके ये ना किसी को बात करने देते हैं, इनके किताब में सब कुछ अच्छा है, पाकिस्तान में बिल्कुल खुशी है, क्योंकि ये खुश है। असल मसला यह है कि ये खुश है और ये दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट कर और फिर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आपके दौर में ये हुआ था, आपके दौर में ये होता। भाई अगर मेरे दौर में हुआ था तो पिछले 8 साल से पंजाब में और 3 साल से मरकज में आप बैठे हुए हो, तो आपको किसने पकड़ा? आप पकड़े ना। अगर हमारे में से किसी ने चोरी डाको किया हुआ है, हुकूमत आपके पास है, इदारे आपके पास है, आप पकड़े। सिर्फ बातें करने से नहीं होते कि आप अपनी चोरी छुपाने के लिए सिर्फ आप इल्जाम लगाते। आप मुझे जरा हुकूमत दे, मैं देखता हूं कि ये इस तरह बात टीवी पे आकर कर सकते। मसला ये है कि इनके पास ये है, ये कहते हैं कि हमें न छेड़ो, हमें भी करने दो, और जब आपको मौका मिले आप भी करें। और ये बदकिस्मती है कि इसकी वजह से मुल्क आज इस मकाम पे पहुंचा है कि आप बॉर्डर के सूरत हाल देखे, चाहे मगरबी हो
चाहे मशरक की हो। और दूसरी तरफ आपने कर्जों की बात की है, ये कर्जे मैंने, आपने और पूरे पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम ने देने। इन्होंने क्या करना, इन्होंने तो अपने पैसे बाहर भेज दिए। अब आप मुझे बताएं कि ये जो पनामा हो गया, ये जो दुबई लीक्स हो गए, ये जो दूसरे लीक्स आ रहे, ये पैसे किसके? ये 10,000 करोड़ रुपए जो स्विस बैंकों में पड़े हुए, किसने इनको रोका हुआ है कि ये लेकर ना आए? क्यों नहीं लेकर आ रहे? असल मसला ये काजी साहब के बुनियादी इनका मकसद ये है कि हमें इस तरीके से करने दे इस मुल्क में। ये तो ये इस चीज से मुझे सख्त इख्तिलाफ है। पार्लियामेंट की बात हो रही है, यहां पे भी होती है, हर जगह पे होती है। भाई पार्लियामेंट के आपको लोगों को डिफिनेशन का पता है? पार्लियामेंट इस तरह होता है जिस तरह हमारे मुल्क में होता है। एक एमएनए, एक सेनेटर कितनी तनख्वाह लेता है पाकिस्तान के टैक्स पेयर मनी से, और वो करता क्या है? वहां पे कौमी असेंबली में, सेनेट में कितनी कानून साजी हो रही है, और उस कानून साजी के बाद उस पर इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है ग्राउंड पे, वो जरा मुझे बताए। क्या इसलिए कि आपको स्टेटस मिल जाए, आप एमएनए बन जाए, आपके पास 3 लफ्ज आ जाए, आप सेनेटर बन जाए, इससे जमहूरियत इसको कहते हैं? मेरे ख्याल में ये जमहूरियत नहीं है। हमें रियलिस्टिक अप्रोच, अगर अंदर भी ब्रेक लेनी है और अगर खान साहब तो भी मेरी कोशिश थी, आपको भी एम्पल टाइम, मेरे और बाकी दोस्तों भी आएंगे, फिर एक एक बार हम सब दोस्तों तक जाएंगे। मगर जब मैं आऊंगा अमीरुल अजीम साहब की तरफ, ये तसर क्यों है, जिस तसर की तरफ दोबारा इशारा किया कि इतनी इनइफेक्टिव हो गए हमारे इदारे। पार्लियामान के बारे में उन्होंने कहा इतने टैक्सेस हम देते हैं लोगों के लिए, कौन सा कानून बनता है? अगर बनता है, और फिर मैं ये भी पूछूंगा वापस आके कि जो वहां पे फाइनेंस बिल बनता है वो गरीब के मफाद में बनता है या चंद कार्टल्स के मफाद में बनता है? ऐसा क्यों है? इसका जवाब लेते हैं ब्रेक के बाद। जनाब अमीरुल अजीम साहब, ठीक है आपने तनकीद की अपनी बारी पे जनाब दीगर इदारों पे, मगर वो इदारा जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है, जहां आपके भी सेनेटर्स और मेंबर पार्लियामेंट बैठते हैं, जिसके बारे में अजमल वजीर खान साहब का भी कहना, और एक तासुर ये भी है, और मैं तासुर इसलिए भी कह दूं कि इवन इसहाक डार साहब ने एक सवाल के जवाब में पार्लिमानी कमेटी के सामने कहा था कि यहाँ 10 या 12 कार्टल्स हैं। ये कार्टल्स फिर अपने अपने इकनॉमिक एजेंडे परस्यू करते हैं। क्या तरीका है कि ये एक इतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ मुक़द्दस ऐवान जो है, इससे अवाम के हक में कैसे इस्तवार कर पाएंगे हम या नहीं कर पाएंगे? जनाब अमीरुल अजीम साहब, देखिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बच्चा जमहूरा है। जमहूरियत में पार्टियां होती हैं, पार्टियों में एक नज़रिया होता है, वोटर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। इस तरह से जमहूरियत इदारों के अंदर पहुंचती है और इदारे मुअस्सर हो जाते हैं। यहाँ तो बच्चा जमहूरा है, मदारी है, उसके साथ कुछ तमाशाई हैं जिन्होंने हर वक्त जो है वो कुछ तालियां बजानी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, हमारी पार्टियां, एक चेयरमैन है, उसके साथ जनाब पता लगेगा कि उसकी बीवी, उसके विरासतों पे तो पार्टियां चल रही हैं। ऊपर जो है वो वजीर आज़म एक भाई है, नीचे वजीर आला दूसरा भाई है। दुनिया में इस तरह से नहीं हुआ करता। और अपने ही अजीज रिश्तेदारों को जो है ना वो आप ओहदे देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं। किचन कैबिनेट की इस्तेलाह हम इस्तेमाल करते हैं। तो अरसे दराज से पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो जमूत का शिकार है, वो शिकंजा है, वो टूटवाने लगारी मजारी चौधरियों का। कार्टल तो फिर इसी तरह से बनते हैं। और ये सारे वो लोग हैं कि जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जो है वो अपना मफाद शुगर मिलों के अंदर, ये आपकी जो आटा पीसने वाली मिलें हैं उनके साथ, चिकन इंडस्ट्रीज के साथ, जो इंडस्ट्री भी फ्लरिश होती है वहां पर ये पहुंच जाते हैं। रियल स्टेट के अंदर तो फिर कार्टल तो इसी तरह से बनेंगे। रियल स्टेट के लोग ही हैं ना जी, जाहिर है जी। आप इनको अगर जायजा लेंगे, देखेंगे, तो मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान के अंदर नजरियाती सियासत नहीं आएगी और ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की सूरत में जो पार्टियां बनी हैं जिनके ना इंतखाब होते हैं ना, आप देखिए अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, आप कोई से नहीं है किसी सदारती उम्मीदवार के लिए पार्टी के चेयरमैन की। पता लगता है कि कल तक वो आदमी कहीं नहीं था, आज जो है वो सदारती उम्मीदवार बन गया। ठीक है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। ये जो बात इन्होंने की है, ये आप पे भी बात आती है। मोहतरमा जरताज गुल साहिबा, इन्होंने जागीरदारों की बात की, सरमायादारों की बात की, ये पहुंच जाते हैं। ये खैर से आपकी पार्टी में भी पहुंचे हुए हैं। डर ये लगता है कि जब अगर आप इक़्तिदार की मंजिल तक पहुंचे तो हम फिर हमारे घरों के दरवाजे गुर्बत के लिए खुले न रह जाएं।
सही साहब, देखिए सबसे पहले तो होती है कि पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है ना, उसको प्रिवेल करने के लिए उसके जो हेड होते हैं, चेयरमैन का होना ही ठीक होता है। मुझे कोई इमरान खान के ऊपर एक भी करप्शन का 1 रुपए का भी हिसाब बता दे या कोई इल्ज़ाम लगा दे, और जहाँ तक आपने की सरमायादार जागीरदार बात है कि पोलिटिकल पार्टी में आप किसी को आने से रोक नहीं सकते, मगर मैं भी तो आपके सामने बैठी हूँ ना। मैंने डीजे खान से इसी फारूक लगारी की सीट पर मैंने कॉन्टेस्ट किया है, मैंने जो एक वो सदियों की पॉलिटिक्स होती है उसको चैलेंज किया है। मेरे मुकाबले में सारे फ्यूडल्स ने वहाँ टिकट मांगी, लेकिन चेयरमैन को पता था कि मैं आईएसएफ से, यूथ से इस पार्टी में आई हूं, तो मैंने वहां से कॉन्टेस्ट किया और मैंने अच्छा खासा वहां पे वोट लिया, और मैं अभी तक उनको चैलेंज कर रही हूं। जहां तक दूसरी बात मैं आपको बता रही हूं, आप कह रहे ना कि इदारे पार्लियामेंट ये किस चीज को, ये कुछ जो बैगेजेस है उनको ये लोग जो है मजीद सपोर्ट करें, आम आवाम जो है वो पिसती जा रही है। मैं सिर्फ एक, रमेश साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे आप ये बताएं कि पीएमएलएन की जो इन द एंड एक पॉलिसी या एक उनकी आपको कोई पॉलिटिक्स नजर आती है, वो है सड़क। सड़क से शुरू होती है, सड़क पे खत्म होती है, मोटरवे से शुरू होती है, अंडरपास पे खत्म हो जाती है। जो मोटरवेज के ऊपर ये लोग शेखियां मारते थे, जो इनका पूरा एक नेशनल इशू होता था, जिस दिन कोई जंग की बात होती थी, जिस दिन किसी और चीज की बात होती थी, उस दिन पे उनकी पॉलिसी कोई मोटरवे का इफ्तिताह करती हुई होती थी। उन्हीं मोटरवेज को जिसके ऊपर ये लोग बड़ा एक वो करते थे ना, प्राउड होते थे, एरोगेंट होते थे, कौम को एहसान डालते थे कि हमने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लगाए, वो मेगा प्रोजेक्ट भी अब जो है वो प्लेज होते जा रहे हैं, उनको प्लेज किया जा रहा है मजीद डेप्थ के लिए। अभी ये थर्ड इनका जो ईयर स्टार्ट हुआ है, फिस्कल ईयर को छोड़े जो 3 मंथ्स है, इसके ऊपर भी सबसे ज्यादा कर्जा ये लोग अभी से इन्होंने ले चुके हैं। लोकल जो बैंक है, 4-5 वो बैंक है, उन बैंक्स के ऊपर ये लोग पहले से कर्जा ले चुके हैं। अभी $780 मिलियन जो है इन्होंने रेस करना है नेक्स्ट मंथ तक, क्योंकि कर्जे के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। इन द फैक्ट पीएमएलएन की गवर्नमेंट पाकिस्तान को दिवालिया कर रही है। मुझे आप बता दें कि उन मेगा प्रोजेक्ट्स में और उन शाह खर्चों में हम लोग को क्या फायदा। मैं ये जवाब ले लूं जनाब रमेश कुमार साहब, सवाल भी बड़े इकट्ठे हो गए, मगर सवाल ये है कि ये एक जो अमीरुल अजीम साहब ने बात की, एक फैमिली अफेयर है, पार्टी जो है लिमिटेड कंपनियां हैं और 7 जागीरदार हैं, कार्टल्स हैं, वो अपने अपने मफाद परस्यू करते हैं जब बजट बन रहे हों, और हम तो फिर देखते रह जाते हैं। ये है तासुर, इसे कैसे डिस्पेल करेंगे आप रमेश कुमार साहब? सईद काजी साहब, पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान की आवाम को एक शऊर है, पाकिस्तान की आवाम वोटों के लिए वोट देने निकलती है। अगर अमीरुल आज़म जमात इस्लामी की पॉलिसियाँ सही होती, डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी की पॉलिसियाँ सही होती, तो ये जाके इलेक्शनों में जाके और सीटें जीत कर आते। क्यों जो है वो पीएमएलएन को इस तरीके से, यहाँ पे अगर देखा जाए इस डेमोक्रेटिक सेटअप में तो 2 ही पार्टियाँ रही है, एक पीपल्स पार्टी और एक पीएमएलएन। अब अवाम इन दोनों को जो वो हमेशा इलेक्ट करती है। पीपुल्स पार्टी ने अगर लास्ट परफॉर्मेंस अगर अपनी बुरी दिखाई तो आपने देखा कि अवाम का जो शऊर था वो वॉश आउट हो गई, वो 3 सूबों से एक सूबे सिंध के अंदर जाके रह गई। अगर पीटीआई जो है केपीके के अंदर अगर अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी तो वो आगे 4 सूबों में आएगी। अगर केपीके के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी, ये अवाम खुद उसको जज करती है। अगर अवाम के ऊपर ये भी अगर हम अपने फैसले नाजिल करें तो मैं नहीं समझता हूं। दूसरी जो बात करती है जरताज गुल के इमरान खान के ऊपर कौन से इल्जाम है, मैं समझता हूं रेफरेंस जो है इसके इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ था, जिसके अंदर 62-63 में आता है, जिसको स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन की तरफ रेफर किया है। ये बात करना कि उसके ऊपर कौन सा इल्जाम है, बात सिंपल में ये है कि मैं इन चीजों में नहीं जाता हूं। मैं चाहता हूं जो बंदा इलेक्ट होके आ गया है, जिसको जो मैंडेट मिला है, आज इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए जिसकी हुकूमत आए, अपोजिशन अपना रोल इख्तियार करे। जो चीजें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं जो सही काम नहीं करते उसको भी मिलकर बेहतर करें, पार्लियामेंट को अहमियत दें, पार्लियामेंट के अंदर काम करें। रमेश भाई, अब चूंकि आखिरी लम्हे हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई तिश्नगी रह जाए। उसी मेट्रो को आप शिकायत करते हैं, मगर आपकी बात बड़ी कम्प्रिहेंसिव तौर पे आ गई की शिकायत करें। वो रमेश भाई आपकी बात बड़ी मुकम्मल तौर पे आ गई है। अजमल वजीर खान साहब, आप इलेक्शन हारते हैं, इलेक्शन जीतने का मतलब यह है कि अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है जो भी है, और ये इस पे आप जरा कमेंट कर दें, क्योंकि वो उनका सारा डिफेंस कश्मीर की फतह पर है, और जाहिर है सारे बाई पोल तो वो जीत रहे हैं, तो काम तो वो सारे ठीक कर रहे हैं। अजमल वजीर खान साहब, देखिए मुझे आप एक बात बता दें काजी साहब, आप भी इधर थे, हम भी इधर थे, 2002 में ये मुस्लिम लीग नून कहाँ पे थी? आपको कहीं नजर आ रही थी? कमाल है, ये ऐसी बातें करते। अभी भी जो हमारे जितने ये जो आप ये हमारे ऊपर इल्जामात लगाते, वो तो सारे जितने भी
हमारे लोग थे जो उस वक्त बेनिफिशियरी थे, वो भी आज इनके स्पोक्समैन बने बैठे हुए हैं हर टीवी टॉक शो पे। वही चौधरी शुजा साहब की जो एकेडमी है उसके जो तलबा है वो आपको हर जगह पे नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी ये फलाना। भाई कम अज कम यार ये बात तो इनको बिल्कुल जेब नहीं देती कि ये बातें करें, क्योंकि अगर इनके पास खुद भी एक रमेश एक दो को हटाकर बकाया तो वही मारवी मेमन दानियाल अजीज और ब्ला 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 वही लोग सारे बैठे हुए और वही लोग आपको नजर आएंगे। अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये क्या, लेकिन इनका जो मसला है वो ये है कि इस वक्त जिस तरह मेरे भाई ने कहा जमात इस्लामी वाले ने, मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूं। ये फैमिली लिमिटेड कंपनियां बन चुकी है और सरमायादार, आपने जो बात की है ना जी कि ये क्यों एमएनएससी स्कीम, यार जितने में यहां पे कब्जा ग्रुप है, जितने आपके यहां पे रॉयल स्टेट के किंग्स है, ये सारे इन्वेस्ट किसके ऊपर कर रहे हैं? इन्हीं लोगों पे इन्वेस्ट करते और उसके बदले में ये जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। आप कराची का हाल देके, आप लाहौर का हाल देके, आप इधर इस्लामाबाद का हाल देके वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं इनके ऊपर। कादी साहब ये सच है और उन लोगों के इशारों पे ये चलते, उससे अपना पैसा भी पहले ले लेते और बाद में उनको भी दे रहे और खुद भी खा रहे और पैसे बैर मुंतकिल हो रहे। इस वक्त हमारा मसला ये बन चुका है कि अगर इसी तरीका से ये सिलसिला चल निकला तो फिर तो इस मुल्क में जिसके पास पैसा होगा चोरी डाका करेगा, उसके पास पैसा आ जाएगा, वो इलेक्शन में जाएगा, उसके सामने इलेक्शन आप कैसे जीत सकते हैं? ठीक है अजमल साहब, मुझे मेरा वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी मिनट है, मैं चाहूंगा क्योंकि रमेश कुमार साहब ने नाम लिया अमीरुल अजीम साहब, इस इलेक्टरल पॉलिटिक्स पे जो आपको बार बार शिकस्त होती है वो कह रहे हैं और होती भी है, और उन्होंने तो सरमाए को कहा कि जी ये सरमाए के बल पे आते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि अगर उनकी बात दुरुस्त होती तो 2/3 मेजॉरिटी इनके पास होती है। एक जर्नैल कान से पकड़ के निकालता है तो सऊदी अरब में पनाह लेते हैं। अगर इनके पास अवामी वोट बैंक होता, वट्टू टवाने लगारी मजारी चौधरियों का वोट बैंक ना होता तो इन्हें सऊदी अरब न जाने का मौका मिलता। भाई ये पैसा है, आप चूंकि जो है वो एक एक अरब एक एक हल्पे पे इस्तेमाल कर देते हैं, लिहाजा आपको जो है वो वोट मिल जाते हैं। हम चूंकि दरवेश लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमें ये वाली जीत नहीं चाहिए जो पैसे ये वाली। बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहब, अमीरुल अजीम साहब, रमेश कुमार सदीक खान साहब। कब आएगा वो दौर जब फकीर या फकीरी की सियासत करने वाले जो हैं वो भी असेंबली तक जाएंगे? इजाजत दीजिए, देखते रहिए चैनल 24। अल्लाह हाफिज।